नमस्कार, मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। वहीं बताएंगे प्रदेश सरकार की और उस योजना के बारे में जो होगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधे आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 के मुताबिक एसडीजे इंडेक्स में हरियाणा अग्रणी राज्य है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दूरदर्शी नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसी दिशा में हरियाणा एसडीजे लक्ष्य 2030 को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ अपने निजी आवास पर स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की बैठक की और कई अहम मुद्दों की जानकारी भी दी है। खास रिपोर्ट आप देखें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश करते हुए कहा कि सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडेक्स के तहत आने वाले सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हरियाणा निरंतर प्रगति कर रहा है। इसी का नतीजा है कि नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 से 21 में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। 2019 से स्कोर में सुधार के मामले में 10 अंकों की वृद्धि के साथ हरियाणा 2020 से 21 में शीर्ष स्थान पर है। आपको बता दें कि हर राज्य के लिए एसडीजी इंडेक्स विकास प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, जिसके तहत उन्हें वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 17 लक्ष्य दिए गए हैं। एसडीजी लक्ष्य 2030 को प्राप्त करने के लिए निर्धारित सभी मानकों को राज्य में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारी निश्चित रूप से एसडीजी के तहत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल कर हरियाणा को विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे। वहीं आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 से 22 में हरियाणा ने जल जीवन मिशन के तहत नल जल आपूर्ति के साथ 100% घरों की प्रतिष्ठित स्थिति हासिल की है। हालांकि ये लक्ष्य 2024 तक पूरा करना था, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर की दूरदर्शी सोच के साथ हरियाणा सरकार ने इस लक्ष्य को 2022 तक पूरा करने का फैसला लिया। अब सरकार का अगला लक्ष्य दिसंबर 2022 तक समूचे हरियाणा में 55 लीटर प्रति व्यक्ति स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना है। हरियाणा सरकार ने जल से जुड़ी समस्याओं जैसे नए कनेक्शन, जल आपूर्ति और गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतों के तुरंत निपटान के लिए उमंग और सरल ऐप के साथ टोल फ्री नंबर 1800-180-5678 की सुविधा आमजन को उपलब्ध करवाई है। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन ने साल 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पर्याप्त सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की कल्पना की है। साल 2019 में ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 18.93 करोड़ परिवारों में से लगभग 3.23 करोड़ यानी कि 17% ग्रामीण परिवारों के घरों में नल जल कनेक्शन थे। 2 जनवरी 2022 तक 5,51,93,885 घरों को मिशन की शुरुआत के बाद से नल जल आपूर्ति प्रदान की गई। हरियाणा सहित 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने नल जल आपूर्ति के साथ 100% घरों की प्रतिष्ठित स्थिति हासिल की है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने निवास स्थान पर स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की बैठक में कहा, प्रदेश सरकार ने क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से 523 करोड़ रुपए ऋण लेने का फैसला लिया है। ये ऋण वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लिया जाएगा, जो काफी कम ब्याज दर पर मिलेगा। इस ऋण का उपयोग पद्मा स्कीम और प्रदेश सरकार की अन्य क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीमों के लिए किया जा सकेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से नई इंडस्ट्री स्थापित होंगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां भी मिलेगी। इसी के तहत प्रदेश सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पद्मा स्कीम की रूपरेखा तैयार कर ली है,
जल्द ही इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट का लक्ष्य लेकर हर ब्लॉक में एक नया औद्योगिक क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। इससे उस क्षेत्र के संबंधित उद्योगों को सीधे फायदा मिलेगा। इस बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी, SES TV SN प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव V उमाशंकर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार, MSME के महानिदेशक अमनीत P कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर मनोहर लाल ने प्रदेश की सबसे हॉट सीट लालकुआं विधानसभा से डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क किया है। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में दोबारा से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राज्य का बहुत विकास किया है। आम बजट पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि देश के लिए काफी सराहनीय बजट पेश किया गया है, जिसमें हर तबके के लोगों का ध्यान रखा गया है। गरीब किसान से लेकर मजदूरों और छोटे व्यापारियों का इस बजट से काफी उम्मीद थी और उनको इस बजट से लाभ मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। आज चुनाव प्रचार का श्री गणेश किया गया है और आज सभी 70 की 70 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर हमने तीनों मुख्यमंत्रियों ने, चाहे हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं धामी जी, चाहे हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं जयराम दास जी, मैं स्वयं हरियाणा से यहाँ आया हूँ, तो सब 70 की 70 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर ये वीडियो स्क्रीन लगा करके सब जगह कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया है। और एक जो गीत है जो लॉन्च किया गया है, जो हमारा थीम गीत रहेगा उत्तराखंड में चुनाव का, तो इस नाते से आज इस कार्यक्रम में हमारे अधिकांश कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, क्योंकि कोविड के कारण से बड़ी संख्या में सभाएं इसकी अनुमति नहीं है, लेकिन छोटी सभाएं करके सभी जगह 70 जगह पर ये कार्यक्रम किए गए हैं। आज इस श्रीगणेश करने के साथ ही हमने आह्वान किया है कि सब जितने भी नागरिक हैं उत्तराखंड के, इनको भारतीय जनता पार्टी के फेवर में उनके लिए वोट डालने के लिए वो सब प्रेरित करें। बहुत ही एक अच्छा बजट, खास करके जो गरीब परिवार हैं, जो इस प्रकार के लक्षित जो हमारे परिवार हैं, गरीब यानी किसान हैं, गरीब हमारा मजदूर है, हमारा छोटा व्यापारी है, छोटा उद्योगपति है, खास करके स्टार्टअप्स हैं, इनके लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। 25,000 किलोमीटर हाईवेज की आज बात कही गया है। अगले जो 22-23 का बजट है, 25,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। रोपवे के लिए भी 80 किलोमीटर रोपवे, जिसमें अधिकतर रोपवे पहाड़ी क्षेत्र खास करके उत्तराखंड और हिमाचल, उसी के लिए दिया गया है। और इसके बाद किसानों के लिए उसमें बहुत योजनाएं बनाई गई हैं। 1 लाख करोड़ रुपया ये स्टेट्स को सहायता के रूप में ये दिया जाएगा। GST एवर हाईएस्ट जो भी पिछले महीने का डाटा आया है, उसकी प्राप्ति के बाद जो सहायता अधिक से अधिक प्रांतों को की जाएगी, प्रदेशों को की जाएगी, उसमें से वहां के प्रदेशों का विकास का काम और आगे बढ़ेगा। वहीं केंद्रीय बजट को लेकर हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने केंद्र बजट की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार सभी वर्गों के हित के लिए बजट लेकर आई है। हरियाणा के बजट में भी हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का 2022-23 का बजट पेश किया है और इस बजट को किस तरह से देखते हैं, इस बजट में क्या खास है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला मौजूद हैं। सर, आज बजट पेश हुआ है देश का 2022-23 का, इस बजट को आप कैसे देखते हैं? चूंकि जो है वो एक कोविड का समय रहा करीब 2 साल का, इस दौरान जो ये बजट आया है इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, जो देश के हालात थे 2 साल से, देश के नहीं पूरी वर्ल्ड वाइड था ये तो, और एक ऐसी ना इलाज बीमारी आई थी जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। आने वाली पीढ़ियां ये पूछेंगी कि क्या हुआ था, इसका इतिहास बना रहेगा। ऐसे हालात में जब पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी क्रैश हो रही थी, हर जगह ये था कि बिजनेस चौपट हो रहे थे, इन बातों को भी अकाउंट फॉर करके और इतना मॉडरेट बजट लेके आना जिसपे मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया है, हर वर्ग को सामने रख के करा गया है। मैं इस बात के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने सब लोगों का, सब समाज के, हर बिरादरी के, हर वर्ग के लोगों को निगाह में रख के बहुत अच्छा बजट दिया है। हर आदमी खुश है इस बजट से।
जोशी साहब, बजट में आप क्या देखते हैं? गरीब पिछड़े कल्याण के लिए इस बजट में आप क्या देखते हैं? किस तरह के प्रावधान किए गए हैं? देखिए, गरीब की जहाँ तक बात करते हैं, जैसे इस बजट में मैं देख रहा हूँ कि 60 लाख जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो अति निम्न लाइन से नीचे हैं, उनके लिए एक परिवार जो प्रधानमंत्री परिवार आवास योजना आई है, उसमें 60 लाख मकान दिए जा रहे हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और यूथ के लिए 80 लाख बच्चों को जो नौकरी दी जा रही है, ये बहुत बड़ा काम है। कितनी एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है, इन हालात में एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है। और टोटल देखें तो इस बजट को बनाने पे पहले पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए वो बात सामने रख के दी गई है, बहुत अच्छे अच्छे अर्थशास्त्रियों से राय लेके। मैं समझता हूँ बहुत प्रशंसनीय है। इसमें जो नेशनल हाईवे पे बड़ा फोकस हुआ है, इसमें न्यू रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत फोकस करा है कि जो आजकल चल रहा है थर्मल का, जो ये लोगों को उससे हटना चाह रहे हैं कि पावर में लोगों को बिजली बचे और सस्ती मिले, फ्री बिजली मिले। जो सोलर प्लेट्स लगेंगे उससे किसान अपने ट्यूबवेल भी लगाएगा, घर में ये चलेगी। और सबसे बढ़िया फायदा ये है कि इसका हरियाणा पे बहुत अच्छा असर पड़ा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बजट आने के बाद केंद्र सरकार की सराहना की है और ये कहा है कि ये बजट जो है वो किसान हितैषी, या यूं कहें कि किसानों को ध्यान में रखकर बजट में काफी काम हुआ है। आप भी ऐसा मानते हैं जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बतौर चीफ मिनिस्टर के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। पिछली बार बहुत बैलेंस बजट उन्होंने पेश करा। अब भी अलग मिनिस्टर से अलग अलग राय ली गई, हर डिपार्टमेंट से उनकी इंफॉर्मेशन इनपुट्स लिए गए हैं और उन्हें सारी बात की जानकारी है। मैं समझता हूँ इस बजट से लेके और यहाँ तक वो सारी बातों को सामने लेके सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके बहुत बढ़िया बजट आएगा। मेरा ये मानना है कि हरियाणा में ये बजट आपके बहुत सर्वोत्तम, जिसे हम आप कह दें कि बहुत डेवलपमेंट ओरिएंटेड हमारा बजट होगा। सर, जो आज केंद्र का बजट है उसमें क्या आप ये मानते हैं कि फार्मर या किसान या खेती को सेंटर में रखकर, ध्यान में रखकर बजट बनाया है? चूंकि किसानों के लिए एमएसपी पर फसलों की खरीद को लेकर भी 2,70,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया है। इस तरीके का किसानों पर काफी जो बजट में जी देखें, इस बजट के अंदर जो करा गया है, एक तो सबसे ज्यादा कि किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपया बहुत लंबे समय के लिए जो दिया गया, जिसका रिकवरेबल टाइम 50 साल है। इस तरीके का इजी लोन देना बहुत बढ़िया, जो टोटल किसानों को फायदा हो रहा है। और इसमें 2,70,000 करोड़ जो किसानों को दिया जा रहा है, जो एमएसपी के मामले में, कि किसानों के भाव ना गिरे। आपके देखिए 10,000 रुपया कॉटन बिक रही है, सरसों का भाव आज भी 8,000 रुपया पर क्विंटल है, मतलब 10,000 रुपया क्विंटल कपास का, नरमे का भाव है। तो किसान को जो एमएसपी का ही ये देख के इसका रुझान आया लोगों में कि व्यापारियों में, कि आपका जो फसलें हैं वो बहुत ऊंचे भाव पे ली जाएंगी। सरकार की बहुत बड़ी सपोर्ट है कि 2,75,000 करोड़ रुपया इसमें रखा गया ताकि एमएसपी स्टेबल रहे, गाँव को, किसानों को उनका ठीक भाव मिले। और इसके बाद उन्होंने जो न्यूरेबल एनर्जी का, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, पावर सेक्टर में बहुत फायदा दे रहे हैं कि लोग, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबवेल लगे। किसान को जब बिजली मिल जाए, ट्यूबवेल मिल जाए, तो मैं समझता हूँ। और जो ऑर्गेनिक खेती का इसमें प्राइमरी बेस रखा है, ऑर्गेनिक खेती का मतलब कि आपको फर्टिलाइजर की कोई कॉस्ट नहीं। और उससे मैंने देखा है, मैं कुरुक्षेत्र में हमारे आचार्य देवव्रत जी हैं जो गवर्नर है, वो इसको मेन उस पर फोकस वो करते हैं, उन्हीं से मैं देख रहा हूँ। मैंने लेक्चर भी उनके सुने। एक बार हुआ था, हमारे सीएम और पूरी कैबिनेट हम कुरुक्षेत्र गए थे, उनका सारा फार्म देख के आए। इस ऑर्गेनिक खेती से वाकई डबल और ट्रिपल लोगों की फसल हो रही है, बहुत बढ़िया हो रहा है। इस पे सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ने एम्फेसाइज करा है, ये बहुत बढ़िया बात है, किसानों का बहुत भले की बात है। सर, बजट आज पेश हुआ है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, लेकिन विपक्ष जो है वो इसको निराश बजट बता रहा है। इस बजट में कोई विजन नहीं बता रहा है और ये कहा है कि आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों की कलाबाजी की गई है और कोई भी, किसी भी वर्ग के हित का ये बजट नहीं है। विपक्ष का ये आरोप है। सर, देखिए, एक रिवाज बन गया
कि जब भी बजट पेश होता है विपक्ष उसकी आलोचना करता है और वो पहले ये बनाने लगते हैं, वो ये नहीं देखते बजट में क्या क्या चीज़ आ रही है, वो ये देखने लगता है कि क्रिटिसाइज किस चीज़, पहले रात भी देखते हैं फिर आपस में सलाह करते हैं कि कहाँ क्रिटिसाइज उन्हें करना होता है। उन्हें 5 साल निकालने हैं विपक्ष में रह के, इस करके उनका काम है ये करना। अगर रचनात्मक आलोचना हो कुछ मुद्दों पे उनका अगर कोई क्रिटिसिज्म आता है तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है उससे संशोधन भी कर लेती है। मैंने पिछले पार्लियामेंट में भी देखा था, जब कुछ अच्छे सुझाव आए तो उन्होंने अगले दिन उसमें इम्प्लीमेंट भी करा है, ये करा भी है। तो कोई रचनात्मक क्रिटिसिज्म हो तो उसका स्वागत है, और अगर ये सोच के करे विपक्ष के करना है तो लोग भी ये लेते हैं, वो कहते हैं भाई ये बजट पेश करेंगे, इनका काम गाली निकालना है, तो वो चलता रहता है। साथ ही सर निर्मला सीतारमन जो केंद्रीय वित्त मंत्री, उन्होंने बजट पेश करने के बाद मीडिया से जब बातचीत की तो ये भी कहा कि किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लगाया है लोगों के ऊपर, ताकि अतिरिक्त बोझ ना पड़े, टैक्स के रूप में लोगों की जेब पर कोई भी बाहर ना पड़े। तो आप ये मानते हैं कि कोई टैक्स नहीं लगाना एक तरह से हर आदमी के लिए, हर वर्ग के लिए हितकारी है? देखिए, टैक्स तब लगाया जाता है जब आपकी जेब में पैसे कम हो, जब आपकी जेब मजबूत हो, आप फाइनेंशियली साउंड हो, तो फिर ये करने की जरूरत नहीं थी। एक तो ये है कि टैक्स नहीं लगा। दूसरा, जो 2 साल से जो कोविड के क्राइसिस थे, 3 लहर जो आई थी, जिसमें सारा कुछ मैं पहले बता चुका हूँ कि सारी इकोनॉमी धरातल पे आ गए थे। उस वक्त भी हमारा 8.5% जो हमारा जीडीपी है, जो हमारा ग्रो रेट जो जा रहा है, वो 8.5% बहुत बड़ा है। कभी हमारा मैक्सिमम जब इंडिया का 9% गया था, कभी उस वक्त बड़ा चर्चा था कि सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इंडिया हो रही है। तो आज 8.5% इन हालात में आना, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सर मेरा अंतिम सवाल है, हरियाणा के मुख्यमंत्री वित्त मंत्री होने के नाते बजट पेश करेंगे हरियाणा का। 8 फरवरी को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें चर्चा यही है कि बजट सत्र की तारीख पर मोहर लग सकती है। तो हरियाणा के लोगों के लिए इस बार का बजट कैसा होगा, क्या उम्मीद करें हरियाणा के लोग? सर मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ कि हमारे सीएम साहब बहुत बढ़िया तरीके से हर वर्ग का ध्यान रख के, और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आया है इससे भी बेहतर करने का करेंगे। और छोटी स्टेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है हमारी, और अभी जो इस बजट में आ रहा है मैं देख रहा हूँ कि जो नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, वो जितने इसमें सरकार ने सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करा है, जो नेशनल हाईवेज बनेंगे उसमें हमारे यहाँ इंसिडेंटल डेवलपमेंट्स बहुत होगी। उस पर पेट्रोल पंप्स आएंगे, उस पर रेस्टोरेंट्स आएंगे, रिजोर्ट्स आएंगे, ढाबे आएंगे। और जो किसानों की ज़मीन जिसका 20 लाख 15 लाख भाव था, जैसे झज्जर वगैरह इलाके का कोई भाव नहीं था, महेंद्रगढ़ इलाके में कोई भाव नहीं था, हमारे हिसार भिवानी में भी कोई भाव नहीं था, जो ज़मीनें अब किसानों को जो मुआवजा मिलता है नेशनल पे, उसका कहीं भी 70 लाख 80 लाख रुपया पर एकड़ से नहीं मिलता। तो किसान जो वहाँ होंगे वो आपाश होंगे, वहाँ से उठ के दूसरी जगह जाके जिसने 5 एकड़ ज़मीन एक्वायर हुई वो 20 एकड़ ज़मीन का मालिक बन जाएगा। ये बहुत बढ़िया बात है। और दूसरा, हमारे जो किसान हैं वो हर तरीके से इसमें नए नए बाहर के जब ट्रांसपोर्ट्स आएगी तो उनमें कितने वर्कशॉप्स खुलेंगे, कितने और चीज़ें बनेगी, इसे इंसिडेंटल डेवलपमेंट्स कहती है। ये जब जीडीपी बढ़ जाए तो उसके साथ अपने आप ही बढ़ती है, जिसके सबसे ज़्यादा प्रभावित हरियाणा होगा। हमारे साथ हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला मौजूद थे, जिन्होंने कहा है कि जो केंद्र का बजट 2022-23 का पेश हुआ है, ये पूरे देश के हित का बजट है। सभी वर्ग का इस बजट में ख्याल रखा गया है। खासतौर पर उन्होंने कहा कि जीडीपी जो है वो बढ़ रही है, कोविड काल होने के बावजूद जो है वो देश में जो आर्थिक विकास दर है उसकी बढ़ोतरी अपने आप में एक देश की मजबूत आर्थिक स्थिति का जो वो रोड मैप तैयार करती है। साथ ही साथ रणजीत चौटाला ने ये कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, वो भी जब हरियाणा का बजट आएगा तो पूरे प्रदेश की जनता के सभी वर्ग के हित का बजट मुख्यमंत्री लेकर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। वहीं हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने केंद्रीय बजट को लेकर कहा कि सरकार ने एक लोकहित का बजट पेश किया है, जिसमें हर वर्ग का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। सुनिए। बजट बहुत अच्छा आया। हर चीज़ को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसको बजट को पेश किया है। मैं सराहना करता हूं केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हर वर्ग को देखते हुए, और किसान के लिए हो, चाहे खेल के लिए हो, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के लिए हो, चाहे वो रेलवे के लिए, हर चीज़ को देखते हुए उन्होंने अच्छा बजट पेश किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने एक बार फिर मिसाल कायम।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर 2 फरवरी को गुरुग्राम जिले में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में होने वाले राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य तौर पर अतिथि होंगे और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे विशेष अतिथि होंगे। देखिए। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे विशेष अतिथि होंगे। कार्यक्रम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ हरियाणा सरकार की साझेदारी में संपन्न होगा। हरियाणा में इस साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस का उत्सव और भी विशेष होगा, क्योंकि मई 2021 में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, गुरुग्राम और भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य झज्जर को रामसर साइट अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में घोषित किया गया था। इसके साथ ही हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले आर्द्रभूमि मानचित्र पर उभरा है। उल्लेखनीय है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम झज्जर राजमार्ग पर सुल्तानपुर गांव में स्थित है। ये गुरुग्राम से 15 किलोमीटर और दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर है। ये 350 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि HPWWMA प्रदेश के सभी जल निकायों, झीलों, तालाबों की बहाली और कायाकल्प के लिए कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण पोस्टरों और मॉडल के माध्यम से तालाबों को रिस्टोर करने संबंधी कार्यों को प्रदर्शित करेगा। इसके साथ साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से प्राधिकरण की स्थापना से लेकर अब तक के कार्यों और उपलब्धियों को भी प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण 23 अक्टूबर 2018 को अधिसूचित हुआ था और इसकी स्थापना के बाद प्राधिकरण ने तालाबों में बहने वाले अपशिष्ट जल को पुनर्स्थापित करने, तालाबों को फिर से जीवंत करने के साथ साथ उपचार और प्रबंधन के लिए कार्य कर रहा है। प्राधिकरण ने 18,751 तालाबों का डेटा एकत्र करके पुंडा डेटा मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि PWMM सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपलब्ध करवाया है और तालाबों में बहने वाले अपशिष्ट जल को वेटलैंड तकनीकों के माध्यम से उपचारित किया जा रहा है, ताकि इन तालाबों का उपयोग मछली पालन, मवेशियों और सूक्ष्म सिंचाई के लिए किया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष में अति प्रवाहित तालाबों सहित सभी प्रदूषित तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए दूसरे चरण और तीसरे चरण के तहत योजना तैयार की है। वहीं द्वितीय चरण के तहत 756 गांवों के कुल 1940 प्रदूषित तालाबों में से 402 गांवों के 860 तालाबों की आर्किटेक्चर वर्किंग ड्राइंग पहले ही जारी की जा चुके हैं और बाकी ड्राइंग 30 अगस्त 2022 तक जारी की जाएंगी। 102 तालाबों का काम आवंटित किया जा चुका है और 80 तालाबों पर काम शुरू कर दिया गया है। आगामी मार्च 2022 तक 105 तालाबों पर काम शुरू होने की संभावना है। वहीं तीसरे चरण के तहत यानी वित्त वर्ष 2022 से 23 में 1041 गांवों के 2552 प्रदूषित तालाबों पर योजना बनाई गई है। 31 अक्टूबर 2022 तक सभी आर्किटेक्चर वर्किंग ड्राइंग जारी कर दिए जाएंगे। मार्च 2022 तक 100 तालाबों पर काम शुरू होने की संभावना है। प्राधिकरण प्रदेश सरकार की जमीनों पर हरसैक के माध्यम से सभी जल निकायों की जियो मैपिंग और जियो टैंकिंग कर रहा है। हरसैक ने सैटेलाइट के माध्यम से 37,353 जल निकायों और तालाबों की जियो मैपिंग की है, जिसमें से 24,500 जल निकायों और तालाबों के लिए जियो टैंकिंग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लार्ज स्केल लैंड मैपिंग को लेकर भू राजस्व अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकांश गांवों को ड्रोन बेस्ड मैपिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है और स्वामित्व योजना की तरह प्रदेश की कृषि भूमि की मैपिंग का कार्य किया जाएगा। वहीं राजस्व रिकॉर्ड को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा। लार्ज स्केल मैपिंग कार्य को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्र के कृषि भूमि की मैपिंग और इस पर बने हुए स्ट्रक्चर को मानचित्र बनाने का कार्य किया जाएगा और दूसरे चरण में शहरों में इंडस्ट्री क्षेत्रों की मैपिंग की जाएगी, जिससे पैमाइश के कार्य में सहायता मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर कल्पना चावला की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा कि महिला शक्ति की प्रतिमूर्ति, हरियाणा की करनाल की बेटी और भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन करने वाली कल्पना चावला महिलाओं एवं युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया और लिखा, महिला शक्ति की प्रतिमूर्ति, हरियाणा की करनाल की बेटी और भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन करने वाली कल्पना चावला जी महिलाओं एवं युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगी। फिलहाल जनता सरकार में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।